नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में अब तक हमने वेतन से आय और मकान संपत्ति से आय ये दो शीर्षक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे तीसरा शीर्षक, आय का तीसरा शीर्षक, व्यापार एवं पेशे से आय। Income from business and profession। व्यापार एवं पेशे से आय पढ़ने से पहले हमको ह्रास के संबंध में, डेप्रिसिएशन के संबंध में जो है थोड़ा विस्तार से जान लेना चाहिए। व्यापार और पेशे की आय में से कुछ कटौतियां मिलती है और उन कटौतियों में सबसे महत्वपूर्ण कटौती है डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन के संबंध में कुछ विस्तार से प्रावधान है जिनकी हम आज बात करेंगे। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे ह्रास एवं अन्य प्रावधान। हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, और ये जो डेप्रिसिएशन की कटौती दी जाती है ये सेक्शन 32 के अंदर दी जाती है। डेप्रिसिएशन कौन कौन सी संपत्तियों के संबंध में दिया जाता है? तो डेप्रिसिएशन जो है वो दो प्रकार की संपत्तियों के संबंध में मिलेगा। एक तो मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स, जो संपत्तियां दिखाई देती हैं, जिन संपत्तियों को छूकर महसूस किया जा सकता है, वो संपत्तियां मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन। दूसरी अमूर्त संपत्तियां या अदृश्य संपत्तियां, जिनको देखा नहीं जा सकता, छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियों के उदाहरण है जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, तकनीकी ज्ञान, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क एवं अन्य प्रकार की व्यावसायिक एवं व्यापारिक अधिकार। तो दो प्रकार की संपत्तियों के संबंध में जो है डेप्रिसिएशन की कटौती, ह्रास की कटौती दी जाती है, मूर्त संपत्तियों के संबंध में और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में। अमूर्त संपत्तियों में कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, तकनीकी ज्ञान, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क एवं अन्य प्रकार के कोई व्यापारिक एवं व्यवसायिक अधिकार जो 1 अप्रैल 1998 के बाद 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद प्राप्त किए गए। अगर अमूर्त संपत्तियां 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद खरीदी गई है, तब इन पर ह्रास के संबंध में कटौती दी जाती है, व्यापार अथवा पेशे से आय के संबंध में। अगर अमूर्त संपत्तियां 1 अप्रैल 1998 से पहले खरीदी जाती है तो इन पर डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं दी जाती। तो दो प्रकार की संपत्तियां हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जान लेते हैं ह्रास के संबंध में। ह्रास के संबंध में
कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। करदाता संपत्ति का स्वामी। ह्रास की कटौती कब मिलेगी? जब मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति का करदाता स्वामी हो। अगर करदाता इन संपत्तियों का स्वामी नहीं है तो उस करदाता को व्यवसाय की आय में से संपत्तियों के संबंध में ह्रास की कटौती नहीं दी जाएगी। कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण शर्त है ह्रास के संबंध में। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर करदाता जो है संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी उसको ह्रास के संबंध में कटौती दी जाती है। जैसे किराए की भूमि पर मकान का निर्माण। अगर कोई करदाता किराए की जमीन लेता है और उस जमीन पर अगर मकान का निर्माण कर लेता है तो जो निर्माण की लागत है, जो मकान की लागत है, उस पर करदाता को ह्रास की कटौती दे दी जाती है। यहाँ पर वो भूमि का स्वामी नहीं है, लेकिन मकान का निर्माण के संबंध में उसने खुद व्यय किया है, करदाता ने व्यय किया है, तो उसको मकान की जो लागत है उस पर ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। दूसरा, किराए के मकान कोई मकान, कोई भवन किराए पर लिया गया है और उस बिल्डिंग में कुछ विस्तार कर लिया जाता है, कुछ वृद्धि कर दी जाती है, तो जो वृद्धि की लागत है उस पर व्यय करने वाले व्यक्ति को ह्रास की कटौती दी जाती है। मान लीजिए एक मकान है और ये मकान किराए पर लिया है किसी व्यवसायी ने, और इस मकान में कुछ वृद्धि कर ली जाती है, तो ये जो वृद्धि की गई है इस मकान में, इस वृद्धि की लागत पर, हालांकि मकान किराए का, इस मकान का स्वामी करदाता नहीं है, लेकिन जो मकान में वृद्धि की है, इस वृद्धि की लागत पर करदाता को कटौती दे दी जाएगी, ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। तीसरा, किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई संपत्ति। कोई संपत्ति अगर किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय की गई है तो जो खरीदने वाला है, क्रेता है, वह मकान संपत्ति या किसी प्रकार की संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाता जब तक वो पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर दे। लेकिन इस स्थिति में भी अगर किसी करदाता ने कोई संपत्ति किराया क्रय पद्धति के आधार पर खरीदी है तो उसको ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। अगर किसी संपत्ति के संबंध में करदाता अगर आंशिक स्वामी है या फिर सह स्वामी है, सह स्वामी या आंशिक स्वामी का मतलब कि किसी संपत्ति में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व अधिकार होना, तो अगर करदाता किसी संपत्ति में आंशिक स्वामी है तो भी उसको जो है उसके स्वामित्व अनुपात में ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। हमने बात की थी कि ह्रास कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता को संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक है, लेकिन ये कुछ अपवाद है जहां पर करदाता संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी उसको जो है संपत्ति के संबंध में ह्रास की कटौती दी जाती है। करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है, गत वर्ष में संपत्ति का व्यवसाय के लिए उपयोग होना चाहिए। गत वर्ष में जिस वर्ष के संबंध में आय का निर्धारण किया जा रहा है, उस वर्ष में जिस संपत्ति के संबंध में ह्रास की कटौती मांगी जा रही है, उस संपत्ति का व्यवसाय के लिए गत वर्ष में प्रयोग होना चाहिए। यदि संपत्ति गत वर्ष में
क्रय की गई है और उसका सक्रिय या निष्क्रिय प्रयोग नहीं हो तो कटौती नहीं। हमने बात की कि दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि गत वर्ष में संपत्ति का व्यवसाय के लिए प्रयोग होना चाहिए। संपत्ति का क्रय करना ही काफी नहीं। अगर गत वर्ष में कोई संपत्ति क्रय कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस संपत्ति के संबंध में ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। अगर संपत्ति गत वर्ष में क्रय की गई है तो उसका किसी भी प्रकार का व्यवसाय में प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो प्रयोग सक्रिय हो या निष्क्रिय हो। सक्रिय प्रयोग, जब संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग लिया जा रहा है, वो सक्रिय रूप से प्रयोग में आ रही है। निष्क्रिय प्रयोग, जैसे संपत्ति कार्य करने के लिए तो तैयार है लेकिन किसी प्रकार का कार्य नहीं मिलने के कारण उस संपत्ति का प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे मशीनें लगा ली गई है लेकिन कोई अभी तक विक्रय का या उत्पादन का ऑर्डर नहीं आया है, तो जो है वो संपत्ति का निष्क्रिय प्रयोग माना जाएगा। संपत्ति कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन अभी काम नहीं मिलने की वजह से जो संपत्ति का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई हड़ताल होगी, तालाबंदी हो गई, तो जो मशीनें हैं, जो प्लांट है, वो अभी प्रयोग में नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी जो है संपत्ति का निष्क्रिय प्रयोग माना जाता है। तो संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग होना चाहिए और गत वर्ष में प्रयोग केवल क्रय कर लेना ही गत वर्ष में प्रयोग नहीं है। संपत्ति का किसी न किसी प्रकार का सक्रिय और निष्क्रिय प्रयोग होना चाहिए। तो ह्रास के संबंध में ये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि अगर किसी संपत्ति के संबंध में ह्रास की कटौती अगर देनी है तो उस संपत्ति का करदाता स्वामी होना चाहिए और दूसरा उस संपत्ति का व्यवसाय के लिए प्रयोग होना चाहिए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। अगर संपत्ति का व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग हो, जिस संपत्ति के संबंध में डेप्रिसिएशन की कटौती की जा रही है उस संपत्ति का अगर व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग भी किया जा रहा है तो जो व्यवसायिक प्रयोग है और निजी प्रयोग है उसके आधार पर, जो अनुपातिक आधार पर जो है ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। ये देखा जाएगा कि व्यवसाय के लिए कितने अनुपात में प्रयोग हुआ है और निजी प्रयोग के लिए किस अनुपात में प्रयोग हुआ है, तो फिर अनुपातिक आधार पर ह्रास की कटौती दे दी जाती है व्यवसाय से आय में से। चौथा है कर्मचारी को प्रदत्त मकान में फर्नीचर सुविधा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया जाता है और उस मकान में अगर फर्नीचर की सुविधा दी जाती है तो ये जो फर्नीचर है, ये संपत्ति है, इस संपत्ति का भी ये माना जाएगा कि संपत्ति का प्रयोग भी व्यवसाय के लिए किया जा रहा है और ऐसे फर्नीचर की सुविधा पर भी ह्रास की कटौती दी जाती है। अगला किसी संपत्ति को प्रचलन से हटा देना। अगर गत वर्ष में किसी संपत्ति को प्रचलन से हटा दिया गया है, यानी उस संपत्ति को डिस्कार्ड कर दिया गया है, उस संपत्ति को व्यवसाय से हटा दिया गया है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में ह्रास की कटौती नहीं दी जाती। अब एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, गत वर्ष में क्रय की गई संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग। अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में क्रय की गई है और उस संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग किया जा रहा है, प्रथम बार प्रयोग किया जा रहा है, तो अगर उस संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में क्रय करने के पश्चात अगर उस संपत्ति का प्रयोग 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि कोई संपत्ति गत वर्ष में क्रय की गई और गत वर्ष में जब वो क्रय की गई उसके बाद गत वर्ष में उसका प्रथम बार प्रयोग किया गया और प्रयोग अगर 180 दिन से कम दिनों के लिए किया गया हो तो उस संपत्ति के संबंध में सामान्य
180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग की गई है तो उस संपत्ति पर सामान्य दर का 50% ह्रास स्वीकृत होगा। मान लीजिए कि संपत्ति पर जो है वार्षिक ह्रास जो है कि दर 10% है, तो ऐसी संपत्ति पर जिस संपत्ति का 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग हुआ है उस संपत्ति पर 5% ही ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। और अगर संपत्ति का प्रयोग 180 दिन या उससे अधिक हो तो सामान्य तो पूरी दर से ह्रास स्वीकृत होगा। अगर 180 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए अगर प्रयोग हो चुका है उस संपत्ति का तो जो है जो पूरी दर है यानी 100% उस पर ह्रास स्वीकृत कर दिया जाएगा। हमने यहां बात की है गत वर्ष में क्रय की गई संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग। अब इसके संबंध में एक बात ध्यान रखनी है, अगर गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में संपत्ति का क्रय लेकिन गत वर्ष में प्रथम बार प्रयोग, अगर कोई संपत्ति गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में क्रय की गई है, कोई संपत्ति गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में क्रय की गई है, यानी कि अभी जो गत वर्ष है वो चल रहा है 2019-20, कर निर्धारण वर्ष है 2020-21, जो भी करंट ईयर है वो हमारा 2020-21 है जो कर निर्धारण वर्ष है, और इसके लिए गत वर्ष है 2019-20। अगर कोई संपत्ति 2018-19 में खरीदी गई, गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में खरीदी गई और उस संपत्ति का प्रथम बार प्रयोग गत वर्ष में किया जा रहा है, तब जो ये अवधि के संबंध में जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होती। अगर कोई संपत्ति गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में क्रय की गई है और उसका प्रथम बार प्रयोग गत वर्ष में किया जाता है तो ये नहीं देखा जाएगा कि उस संपत्ति का प्रयोग कितने दिनों के लिए हुआ, उस संपत्ति पर जो पूरी दर है उससे ह्रास स्वीकार कर लिया जाएगा। 100% जो सामान्य दर का 100% ह्रास, उस पर ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। अगला है ह्रास का वित्तीय लेखों में प्रावधान न करने पर ह्रास का अगर वित्तीय लेखों में ह्रास के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तो भी उस स्थिति में भी जो है आयकर में ह्रास की कटौती स्वीकार कर ली जाएगी। संपत्तियों के समूह के आधार पर ह्रास ह्रास की कटौती देने के लिए आयकर में संपत्तियों का समूह बना दिया जाता है, एक जैसी संपत्तियों का एक समूह बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई भवन है तो भवन में अगर कारखाना भवन है, कार्यालय भवन है, गोदाम है, दुकान है, इन सभी संपत्तियों का एक समूह बना दिया जाएगा, ये व्यवसायिक भवन कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कारखाना पर अलग ह्रास की कटौती दी जाएगी और जो कार्यालय भवन है, ऑफिस है, उस पर अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, फिर गोदाम पे, दुकान पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता। आयकर में संपत्तियों का एक समूह बनाया जाता है और समूह के आधार पर ह्रास की कटौती दी जाती है, एक जैसी संपत्तियों का एक समूह बना दिया जाता है। और उस समूह में से अगर किसी संपत्ति का विक्रय किया जाता है और किसी प्रकार की इस पर सूचना नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उस समूह में से अगर कोई संपत्ति बेची जाती है तो उस संपत्ति ऐसा माना जाता है कि जो संपत्ति सबसे पहले खरीदी थी वही संपत्ति बेची गई है। फीफो आधार पर जो है संपत्ति को जो है विक्रय माना जाता है। आयकर की दृष्टि से संपत्तियों के मुख्य रूप से 3 समूह बनाए गए हैं। अभी भी बात की कि जो ह्रास है
वो संपत्तियों पर समूह के आधार पर लगाया जाता है, न कि प्रत्येक संपत्ति पर। तो आयकर में 3 समूह बनाए गए हैं, भवन का, बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर एवं फिटिंग्स, और तीसरा प्लांट एवं मशीन। आयकर की दृष्टि से संपत्तियों के 3 समूह बनाए गए हैं और इन तीनों समूह में जो है संपत्तियों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और उन पर अलग अलग जो है डेप्रिसिएशन की रेट दी गई है। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, निवास के लिए प्रयुक्त। अगर कोई भवन, कोई मकान अगर व्यवसाय में जो कर्मचारियों के निवास के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ऐसा भवन, ऐसा मकान निवास के लिए प्रयुक्त माना जाएगा और उस पर 5% की दर से रास लगाया जाएगा। अगर कोई मकान निवास के लिए प्रयुक्त है, कर्मचारी के निवास के रहने के लिए अगर दिया गया है, तो ऐसे भवन पर 5% की दर से रास स्वीकृत किया जाता है या लगाया जाता है। और अगर भवन व्यवसाय के लिए प्रयुक्त हो, अब व्यवसाय के लिए प्रयुक्त जैसे होटल या फिर जो बोर्डिंग हाउस है, वो व्यवसाय के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं, निवास के लिए प्रयुक्त नहीं माने जाते। अगर किसी भवन में कर्मचारी रहते हैं तो वो निवास के लिए प्रयुक्त माना जाता है, लेकिन अगर कोई भवन होटल के रूप में या बोर्डिंग हाउस के रूप में है तो वो व्यवसाय के लिए प्रयुक्त माना जाता है। व्यवसाय के लिए तो हमने बात की कि होटल एवं बोर्डिंग हाउस, तो व्यवसाय के लिए प्रयुक्त भवन कौन कौन से हैं? पहला है होटल एवं बोर्डिंग हाउस और दूसरा कारखाना, गोदाम, कार्यालय, दुकान। ये जो भवन है, जैसे कारखाना भवन है, गोदाम है, कार्यालय है, दुकान, ये सारे जो भवन है वो व्यवसाय के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं। तो जो निवास के लिए प्रयुक्त भवन है उसका उपयोग कम होता है और उसमें टूट फूट भी कम होती है, इसलिए इसकी रास दर, डेप्रिसिएशन की रेट कम है। और जो मकान व्यवसाय के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे होटल है, बोर्डिंग हाउस है, कारखाना, गोदाम, कार्यालय, दुकान, इनमें टूट फूट ज्यादा होती है, इनका प्रयोग थोड़ा सा जो है अधिक होता है। तो इन भवनों पर जो ह्रास की दर है, जो डेप्रिसिएशन की रेट है, वो 10% स्वीकृत की जाती है। और तीसरा हमने कोई अन्य भवन, अन्य भवनों में कोई अस्थायी ढांचा या निर्माण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कहीं पर कोई कार्य चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्लांट है, ये मान लीजिए कहीं पे कोई कार्य चल रहा है इस जगह पे, और यहाँ पर एक छोटा सा एक भवन बना दिया जाता है किसी चौकीदार के लिए। कोई अस्थायी भवन बनाया जाता है, कोई टीन शेड का या कोई लकड़ी का कोई अस्थायी भवन बना दिया जाता है, कोई ढांचा तैयार किया जाता है जिसमें चौकीदार बैठते हैं। तो ऐसे भवन अन्य भवन की श्रेणी में आएंगे, न कि वो व्यवसायिक भवन कहलाएंगे, न कि वो निवास के लिए प्रयुक्त भवन कहलाएंगे। तो कोई अस्थायी ढांचा या निर्माण किया गया हो या फिर जल आपूर्ति के लिए स्थापित प्लांट या मशीन के लिए
बनाया गया है। एक तो अस्थायी ढांचा, और दूसरा जल आपूर्ति के लिए अगर कोई प्लांट या मशीन स्थापित की गई है या कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जहां पर जो है जो पानी है उसको शुद्ध किया जाता है, तो अगर इस प्रकार का कोई प्लांट या मशीनरी स्थापित की गई है और उस प्लांट या मशीनरी के लिए कोई भवन का निर्माण किया गया है तो वो भी अन्य भवन की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के भवनों पर 40% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो हमने बात की कि संपत्तियां हैं, संपत्तियों को मुख्य रूप से 3 प्रकार के समूहों में बांटा गया है। पहला भवन, दूसरा फर्नीचर और फिटिंग्स, तीसरा प्लांट एवं मशीन। और भवन को फिर आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो निवास के लिए उपयुक्त भवन, दूसरा व्यवसाय के लिए उपयुक्त भवन और तीसरा अन्य भवन। निवास के लिए उपयुक्त भवन पर 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। व्यवसाय के लिए उपयुक्त भवन जैसे होटल, बॉडी हाउस, कारखाना, गोदाम, कार्यालय, दुकान, इन पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और अन्य भवन जैसे कोई अस्थायी ढांचा निर्माण या फिर जल आपूर्ति के लिए स्थापित प्लांट या मशीन के लिए कोई भवन का निर्माण किया गया हो, ये जो अन्य भवन है इन पर जो है 40% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो भवन में ये 3 प्रकार के जो है भवन शामिल थे और इन पर डेप्रिसिएशन की जो दर है 5%, 10% और 40%। अब हम अगर बात करें फर्नीचर एवं फिटिंग्स की, अच्छा फर्नीचर एवं फिटिंग्स की बात करने से पहले थोड़ा सा इसके संबंध में, भवन के संबंध में एक दो महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अगर कोई मकान है, कोई भवन है जिसका एक भाग तो व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है और दूसरा भाग जो है निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कर्मचारियों को निवास के लिए दे दिया गया है, तो अगर किसी भवन का प्रयोग व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग भी किया जा रहा है, रहने के लिए प्रयोग भी किया जा रहा है, तो उसके संबंध में देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है और कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग जो है रहने के लिए किया जा रहा है। अगर 1/3 से अधिक, अगर 1/3 से अधिक प्रयोग व्यवसाय के लिए, अगर किसी मकान का प्रयोग व्यवसाय के लिए और रहने के लिए दोनों के लिए किया जा रहा है, लेकिन व्यवसाय के लिए जो प्रयोग है उस पूरे मकान का एक जो भाग है उसका 1/3 से अधिक भाग के लिए अगर प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है तो ये पूरा का पूरा मकान, यहां पर व्यवसाय के लिए प्रयोग हो रहा है, ये रहने के लिए हो रहा है, कर्मचारियों के निवास के लिए। तो अगर 1/3 भाग से अधिक अगर व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये पूरा का पूरा मकान व्यवसाय के लिए प्रयुक्त माना जाएगा और जो राशि दर है वो 10% लगाई जाएगी। लेकिन अगर 1/3 या उससे कम, अगर किसी मकान का प्रयोग व्यवसाय के लिए और रहने के लिए दोनों के लिए किया जा रहा है, लेकिन 1/3 या उससे कम भाग व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तब ये पूरा का पूरा मकान जो है निवास के लिए प्रयुक्त माना जाएगा और इस मकान पर 5% की दर से राशि स्वीकृत किया जाएगा। अच्छा, जब भवन पर किसी बिल्डिंग पर जो है डेप्रिसिएशन की कटौती की जाती है तो उस बिल्डिंग की लागत में भूमि की लागत नहीं जोड़ी जाती, भूमि पर किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन कटौती नहीं दी जाती, तो केवल जो मकान है, जो स्ट्रक्चर है उसके संबंध में उसकी जो लागत है उसी पर डेप्रिसिएशन कटौती दी जाती है। अब हम बात करेंगे फर्नीचर एवं फिटिंग्स। फर्नीचर एवं फिटिंग्स, इस पर 10% की दर से राशि लगाया जाता है या स्वीकृत किया जाता है। फर्नीचर और फिटिंग्स पर केवल एक ही जो है डेप्रिसिएशन की दर दी गई है, वह है 10%। फर्नीचर में जब कर्मचारियों को रहने के लिए मकान दिया जाता है और उस मकान में अगर फर्नीचर की सुविधा दी जाती है तो वो फर्नीचर भी इस फर्नीचर के समूह में शामिल होता है और उस फर्नीचर पर 10% की दर से राशि स्वीकृत किया जाता है। फिटिंग्स में, अच्छा, फर्नीचर में फर्नीचर चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे लकड़ी का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, सभी फर्नीचर इस फर्नीचर एंड फिटिंग्स के समूह में शामिल होते हैं। बात करें फिटिंग्स की, तो फिटिंग्स में जैसे कि कार्यालय है,
उस कार्यालय में अगर कर्मचारी के बैठने के लिए अलग अलग जो पार्टीशन बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो भी फिटिंग्स में शामिल होते हैं। और जो बिजली की फिटिंग है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, अगर किसी कारखाने में, गोदाम में या फिर कार्यालय में, तो वो फिटिंग्स इस फिटिंग्स में शामिल होती है। यानी कि फिटिंग्स में बिजली की जो फिटिंग की गई है वो भी फिटिंग्स मानी जाती है। और जो अलग अलग पार्टीशन बनाए गए हैं और किसी अलग प्रकार की अगर जो सीलिंग बनाई गई है लकड़ी की ऊपर, वो भी फिटिंग्स मानी जाती है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में फिटिंग्स पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स के संबंध में कि जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो फर्नीचर एवं फिटिंग्स में शामिल नहीं होते। खिड़कियों और दरवाजों की लागत है वो भवन की लागत में शामिल की जाती है। तो आज हमने जो है ह्रास के संबंध में कुछ प्रावधान देखे, कौन कौन सी संपत्तियां होती है जिन पर ह्रास लगाया जा सकता है, और ह्रास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखे। और जो समूह है, जो भवन और जो फर्नीचर का जो समूह है, उन पर ह्रास की दरें भी हमने आज उनके संबंध में बात की। कल हम आगे प्लांट एंड मशीन पर जो ह्रास की दरें उनके संबंध में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।